एक नाम जिससे पूरी मुंबई थरथराती थी। एक साया जो अंडरवर्ल्ड का राजा था। वो पुलिस के लिए चुनौती था, नेताओं के लिए मोहरा और दुश्मनों के लिए मौत। ये है दाऊद इब्राहिम की कहानी। एक इंसान कैसे बना भारत का सबसे बड़ा डॉन। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसी दास्तान जो हकीकत से भी ज्यादा डरावनी है। साल 1955। जगह डोंगरी, मुंबई। यहां एक पुलिस हवलदार इब्राहिम कासकर के घर हुआ एक बच्चे का जन्म। नाम रखा गया दाऊद। डोंगरी की तंग गलियां, भीड़-भाड़, गरीबी और गुटबासी, यही उसका पहला स्कूल था। दाऊद बहुत शरारती था, पर चालाक भी। बोलता कम था, सोचता ज्यादा। पढ़ाई में मन नहीं लगता। चोरी छुपे गली के लड़कों के साथ बाहर घूमता, ताश के पत्ते खेलता, कबाड़ी से माल उठाता। एक पुराना दोस्त बोलता है, हम सब गलियों में थे, पर दाऊद को देखकर लगता था कि इसका दिमाग कहीं और चलता है। वो हर चीज में हिसाब किताब रखता था। 1970 के दशक में मुंबई बदल रही थी। एक और मिल, मजदूरों की हड़तालें, दूसरी तरफ तेजी से उभरता तस्करी और हवाला का धंधा। दाऊद और उसका भाई सबूर छोटे मोटे जुर्म करने लगे। झगड़े, जेब काटना, सट्टेबाजी। पर असली मोड़ तब आया जब उन्होंने एक लोकल गुंडे का सामना किया और मार मार कर भगा दिया। उस दिन दाऊद का नाम पहली बार थाने में दर्ज हुआ और आखिरी बार बेगुनाह के तौर पर। करीम लाला के गैंग में शामिल होने के बाद दाऊद का रुतबा बढ़ा, लेकिन जल्द ही उसका गैंग में झगड़ा हो गया। भाई सब्बूर का एनकाउंटर हुआ और दाऊद ने बदला लेने की कसम खाई। अब वो छोटा खिलाड़ी नहीं रहा। उसने खुद का गैंग बनाया, डी कंपनी। इसमें शामिल हुए छोटा राजन, सुल्तान मिर्जा, शकील, बबलू शेख और कई तेज तर्रार गुंडे। सिर्फ गुंडों का गैंग नहीं था, ये एक व्यवस्थित माफिया सिंडिकेट था, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट, इंटेलिजेंस, सब कुछ था। 80 का दशक। अब मुंबई सिर्फ फिल्म और फैशन की नगरी नहीं थी, ये डी कंपनी की जागीर बन चुकी थी। बॉलीवुड में पैसे लगने लगे, पुलिस अफसरों को घूस मिलने लगी, कई राजनेताओं से सीधा संपर्क था। हम समझते थे कि हम कंट्रोल में हैं, पर असल कंट्रोल उनके हाथ में था। 1986 दाऊद पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। उसने प्लान किया और चुपचाप दुबई भाग गया। पर दुबई में जाकर भी उसने खेल बंद नहीं किया, बल्कि वहां से उसका रुतबा और बढ़ा। अब उसका नेटवर्क इंडिया से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, थाईलैंड और दुबई तक फैल चुका था। ड्रग्स, हथियार, हवाला, तस्करी, सब पर उसका कंट्रोल। दाऊद अब सिर्फ डॉन नहीं था, वो इंटरनेशनल क्राइम लॉर्ड बन चुका था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहर तब टूटा जब दाऊद ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। 1933 के बम धमाके। कैसे रची गई साजिश? कौन थे उसके साथी? और क्यों आज तक नहीं पकड़ पाया गया दाऊद इब्राहिम? जानने के लिए देखिए अगला भाग, दाऊद, बम, खून और पाकिस्तान का खेल। बहुत बढ़िया। अब मैं दाऊद इब्राहिम की कहानी का भाग 2 पेश कर रहा हूं, जिसमें शामिल है उसका सबसे बड़ा जुर्म। 1993 मुंबई, बम धमाके, पाकिस्तान में उसकी छिपी जिंदगी, आईएसआई से साठगांठ और कैसे वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी बन गया। 12 मार्च 1993, भारत के इतिहास का सबसे काला दिन। साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क उठे, खासकर मुंबई में। दाऊद ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कहा, अब सिर्फ बिजनेस नहीं, अब बदला। आईएसआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से संपर्क हुआ। मुंबई को दहलाने की प्लानिंग दुबई और कराची में बैठकर हुई। 12 मार्च 1993, दोपहर का वक्त, मुंबई की जमीन हिली। 13 बम धमाकों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल। यह हमला था भारत पर, मुंबई पर, और इसके पीछे था दाऊद इब्राहिम। धमाकों के बाद सरकार हरकत में आई। सीबीआई, R&AB और आईबी ने एक के बाद एक छापे मारे। छोटा राजन ने भी दाऊद से रिश्ता तोड़ लिया, पर आदमी नहीं, वो पाकिस्तान भाग चुका था। दाऊद को इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उसकी मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया। 1994 के बाद से दाऊद कराची में रहने लगा। मलिर कैंटोनमेंट, क्लिफ्टन रोड और फिर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। आईएसआई ने उसे सुरक्षा दी। उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे। वो अब माफिया नहीं, एक इंटरनेशनल टेरर फंडिंग नेटवर्क का चेहरा बन चुका था।
वो मस्जिद में नजर आता था, गोल्फ खेलता था, लेकिन जब भी कोई सवाल करता, गायब हो जाता। 1995 डी कंपनी में फूट पड़ी। छोटा राजन अलग हो गया। अब वो भारत का आदमी बन गया। राजन ने दाऊद के कई गुर्गों को मार गिराया। नेपाल, बैंकॉक, मलेशिया और यहां तक कि दुबई में भी। मैं देशद्रोही नहीं हूं। मैंने गलत रास्ता चुना, लेकिन पाकिस्तानियों से हाथ नहीं मिलाया। दाऊद का बॉलीवुड से रिश्ता भी गहरा था। उसे फिल्मों में पैसा लगाना पसंद था। कई एक्टर्स उससे डरते थे। कुछ दोस्त भी बन गए थे। 2020 के बाद खबरें आईं, दाऊद अब बीमार है। कुछ ने कहा उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। कुछ ने कहा अब उसकी बेटी की शादी आईएसआई चीफ के रिश्तेदार से हुई है। दाऊद अब पहले जैसा ताकतवर नहीं, पर अब भी जिंदा है और छुपा हुआ है। एक लड़का जो पुलिस के घर में पैदा हुआ, वो देश का दुश्मन बन गया। दाऊद की कहानी बताती है कि हालात, लालच और सत्ता इंसान को राक्षस बना सकते हैं। पर एक सवाल आज भी जिंदा है, क्या कभी मिलेगा इंसाफ? क्या कभी भारत लाएगा दाऊद को? साल 1980 से 55। दाऊद और राजन दोनों डी कंपनी में। राजन का असली नाम था राजेंद्र निखलजे। मुंबई की चौलों से निकला लड़का, जिसका दिमाग तेज और हाथ खून में सने हुए थे। राजन को दाऊद पर भरोसा था और दाऊद को राजन पर। 1993 के मुंबई बम धमाकों ने सब कुछ बदल दिया। राजन देशभक्त था, वो हिंसा के खिलाफ था। उसने दाऊद से पूछा, तूने ये क्यों किया? डी कंपनी टूट गई। राजन ने खुद का गैंग बनाया, राजन गैंग। उसने कसम खाई, दाऊद के हर आदमी को खत्म करूंगा। 1995 से 2003 के बीच छोटा राजन ने दाऊद के कई बड़े गुर्गों को मार डाला। 1997 अब्बू सलेम पर जानलेवा हमला। 1998 दाऊद के आदमी उमर को नेपाल में मारा। 1999 बबलू शेख बैंकॉक में शूट आउट। सितंबर 2000 दाऊद ने पलटवार किया। राजन बैंकॉक के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में छुपा था। वहां दाऊद के शार्प शूटरों ने हमला किया, पर राजन बच निकला, सीने में गोली खाकर भी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पीछे के दरवाजे से निकाल लिया। उस दिन से वो अंडरवर्ल्ड का भूत बन गया। मरा नहीं, पर गायब हो गया। 2005 के बाद राजन ने खुद को भारत के पक्ष में दिखाना शुरू किया। पाकिस्तान के नेटवर्क की जानकारी रॉ को देने लगा। अब वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं, एक सूत्र बन गया। 2015 छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार किया गया, भारत लाया गया। अब वो तिहाड़ जेल में है, सुरक्षा में, लेकिन जिंदा। दाऊद आजाद है, राजन जेल में, पर उनकी दुश्मनी अब भी जिंदा है। अंडरवर्ल्ड की ये जंग आज भी कई हिस्सों में जारी है, खामोशी से, पर लगातार। दो साथी, दो दुश्मन और एक इतिहास खून से लिखा हुआ। दाऊद और राजन की ये लड़ाई बताती है कि जुर्म में दोस्ती नहीं टिकती, सिर्फ ताकत और धोखा बचता है। अब्बू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकला था। सादा लड़का, पर सपने बड़े। मुंबई में टैक्सी चलाता था। फिर दाऊद की नजर पड़ी, डी कंपनी में भर्ती हुआ और जल्द ही बना दाऊद का ट्रांसपोर्ट मैनेजर। 1993 के मुंबई बम धमाकों में उसका हाथ था। वो गाड़ियां और हथियार पहुंचा रहा था आतंकियों तक। अब्बू सलेम ने दाऊद के लिए बॉलीवुड को डराया। 1990 के दशक में कई प्रोड्यूसरों, म्यूजिक डायरेक्टरों को धमकी देकर पैसे वसूले। उसने कई फिल्मों में पैसे लगाए और खुद को फिल्मी माफिया घोषित कर दिया। वो फोन करता था, कहता था, इस फिल्म में मेरा आदमी हीरो बनेगा। कोई मना नहीं करता था। साल था 1998। दुबई में एक पार्टी थी जहां मोनिका बेदी पहुंची। पंजाब की लड़की फिल्म एक्ट्रेस बनने का सपना लिए। अब्बू सलेम वहीं मौजूद था। पहली बार उसे देखा और दिल दे बैठा। धीरे धीरे मोनिका भी उसके पैसे, पावर और स्टाइल की दीवानी हो गई। दोनों दुबई, फिर पाकिस्तान और फिर यूरोप चले गए। फेक पासपोर्ट्स, नकली नाम। अब्बू सलेम अब अली शेख बन चुका था। मोनिका बेदी भी अपना नाम बदल चुकी थी। 2002 पुर्तगाल, लिस्बन एयरपोर्ट पर दोनों पकड़े गए। पुलिस को शक हुआ पासपोर्ट नकली था। जल्द ही भारत ने डिपोटेशन की मांग रखी और 2005 में अब्बू सलेम भारत लाया गया। मोनिका को भी भारत लाया गया, लेकिन उसका केस अलग था। अब्बू सलेम पर कई केस चले। 1993 बम धमाके फिरौती, मर्डर, म्यूजिक डायरेक्टर गुलशन कुमार की हत्या में संदेह। मोनिका बेदी को भी पासपोर्ट फर्जीवाड़े में जेल हुई। पर 2008 में
वो रिहा हो गई। अब्बू सलेम तिहाड़ जेल में है, उम्र कैद की सजा काट रहा है। वो अब भी कहता है, मैं सिर्फ व्यापारी था, आतंकवादी नहीं। मोनिका बेदी ने टीवी शोज में काम किया, पर फिर गायब हो गई। दोनों की मोहब्बत शुरू हुई थी फिल्मी अंदाज में, पर उसका अंजाम था सिर्फ जेल केस और बर्बादी। ये कहानी बताती है कि जब मोहब्बत जुर्म से टकराती है, तो कोई नहीं बचता। अब्बू सलेम और मोनिका बेदी एक ऐसा इश्क जो सजा बन गया।